बच्चों आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव मोशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से है। ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 74 डिग्री सेल्सियस इन 3 मिनट and 74 degree to 68 degree in 3.5 minutes using Newton's law. What is the room temperature? तो हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना, तो याद करिए जरा 80 डिग्री से 74 डिग्री जा रहा है, तो देखो 84 माइनस 74 80 डिग्री है, तो देखिए टेम्परेचर है 80 डिग्री, तो 80 माइनस 74 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 3 मिनट बराबर के टाइम्स, यहाँ पे हम लोग बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, तो 74 और 80 का एवरेज होगा 77 माइनस रूम टेम्परेचर मान लो थीटा। अगली इंफॉर्मेशन है कि 74 से 68, तो 74 माइनस 68 और टाइम लग रहा है 3.5 मिनट, तो इसको आप 3.5 मिनट चाहे तो 3.5 भी लिख दो या 7/2 लिख दीजिए। के टाइम्स 68 और 74 का जो एवरेज होगा बताइए वो होगा 71 माइनस थीटा रूम टेम्परेचर। दोनों को जरा डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये बताओ कितना 6, ये भी कितना 6 कट गया, तो ये आ रहा देखिए 3.5 अपॉन 3 बराबर 77 माइनस थीटा अपॉन 71 माइनस थीटा, तो ये 7/2 हुआ, तो 7/6 77 माइनस थीटा अपॉन 71 माइनस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 497 माइनस 7 थीटा माइनस 6 थीटा, इधर लाइए इसको इधर ले जाइए, तो 497 माइनस 462 बराबर थीटा। तो जरा इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 35 डिग्री आ गया, ये आ गया हमारा रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा बेटा लास्ट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंडक्शन का सवाल है। जरा देखिए हमें कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ 4 रॉड्स, यहाँ का टेम्परेचर बताना है। तो बताइए हीट का कंडक्शन हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो यहाँ से मान लो हीट जा रहा है H1, हमने ये टेम्परेचर 90 से कम माना, 60 से भी कम मान ले रहे हैं, इधर से जा रहा है H2 और ये थीटा 30 से हम बड़ा मान ले रहे हैं, तो इधर जा रहा है बताइए H3 हाई से लो, इधर H4 हाई से लो। हमने इस थीटा को 30 और 0 से बड़ा माना है और 60 और 90 छोटा माना है, तो बताओ इस जंक्शन पर जितना होगा इनकमिंग करंट उतना ही होगा आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हुआ H1 प्लस H2 और आउटगोइंग करंट हुआ H3 प्लस H4। तो बताओ बेटा H1 को लिखेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन रेजिस्टेंस R, और बताइए सारी रॉड जो है वो आइडेंटिकल हैं, और आइडेंटिकल है तो हर एक रॉड का रेजिस्टेंस 1 अपॉन कंडक्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, प्लस बताओ H2 की वैल्यू, जो H2 है वो हो जाएगा 60 माइनस थीटा अपॉन R बराबर H3 हो जाएगा थीटा माइनस 30 अपॉन R प्लस इधर बोलिए हो जाएगा थीटा माइनस 0 अपॉन R, पूरे से R हो गया देखो कैंसिल, तो ये हो गया 150 माइनस 2 थीटा और ये हो गया 2 थीटा माइनस 30, तो ये बताओ 180 हो गया और ये हो गया 4 थीटा, तो यहाँ से थीटा बताओ आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सवाल हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से है। तो बताओ ये वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो वीन्स लॉ कहता था लैम्डा
करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू मीन्स कांस्टेंट। हमको बताइए लैम्डा एम पूछा गया है, सॉरी टेम्परेचर पूछा गया है। लैम्डा एम तो दिख रहा है 1.5 और ये माइक्रोमीटर है, तो ये देखो 1.5 इंटू 10 की पावर -6 टेम्परेचर निकालना है और बीन्स कांस्टेंट की वैल्यू ये दी गई है 2.89 इंटू 10 की पावर -3। तो यहां से बताओ जो टेम्परेचर आएगा वो 2.89 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर -6। आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आप आंसर पाएंगे फर्स्ट पार्ट। सॉल्व कर लेना बेटा, ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं टू लिक्विड आर एट 293 and 313 Kelvin when mass of both of them same mass of both of them is mixed. Temperature of the mixture is 305. What is the ratio of their specific heat? तो बताओ भाई, जब हम इन दो को मिलाएंगे तो ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो कॉमन आएगा वो 293 से बड़ा, वो 313 से छोटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एम हीट गेन, दोनों का मास बराबर है, स्पेसिफिक हीट ए का, इसने जो हीट टेम्परेचर बढ़ाया वो T - 293। T बताइए इसका कॉमन टेम्परेचर, इसने इतना हीट एब्जॉर्ब किया है, उतना ही हीट इसने रिलीज किया होगा एम स्पेसिफिक हीट बी का, और ये T माइनस आपका 313 - T, यहाँ पर ये बताइए बन के आएगा एम एस बी का, और ये 313 बड़ा है -T, ये लिखा जाएगा। तो हमको बताइए रेशियो चाहिए, मिक्सचर का टेम्परेचर भी दिया 305, तो T की जगह 305 रख दीजिए, M कट गया, SA अपॉन SB की वैल्यू बताओ, ये 313 -T, और T बताइए हमको 305 कहा गया है, और यहां देखो जरा 305 - 293 SA अपॉन SB, तो ये हुआ बताओ 8, और ये बताइए जरा 12, 2/3 हमारा आंसर आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा था टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी रेज्ड फ्रॉम 35 to 90 डिग्री बाई एडिंग सम स्टीम इनटू इट। तो स्टीम का मास बताना है, तो बताओ स्टीम हमने मान लो m ग्राम स्टीम 100 डिग्री का मिक्स करा है, तो टेम्परेचर 35 से 90 जाना है। तो अगर टेम्परेचर बताओ 35 से 90 जाना है तो हम इसको 90 तक ले आए, तो ये बताओ पहले m ग्राम वाटर बनेगा 100 डिग्री का, तो ये हीट को रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू m इंटू LB लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये होगा m इंटू 540 कैलोरी, 540 m कैलोरी, इतना हीट बताइए ये रिलीज करेगा। अब आइए, अब इस वाटर को हम फर्दर m ग्राम वाटर बनाएंगे, कहाँ पे आके 90 डिग्री पर, क्योंकि सब कुछ 90 पे पहुंचना है, तो ये और हीट रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू m स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 डेल्टा T 10, तो 10 m कैलोरी, तो टोटल हो गया 550 कैलोरी। तो जो Q रिलीज हुई है उतना ही Q एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, तो ये बताओ 550 m हो गया, देखो बेटा 540 ये और 10 m ये 550, और उतना ही एब्जॉर्ब हुआ, और उस एब्जॉर्ब की कॉस्ट में हमारा जो 100 ग्राम वाटर है वो बताओ 35 से 90 जा रहा है, तो बताओ ये मास हो गया 100, स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा T, सोचो तो 90 में से जरा 35 घटाइए तो क्या बताओ ये 55 आ रहा है, 55 से काटो 10, 10 से काटो 10, आंसर आ गया 10 ग्राम।
तो जो स्टीम हमको मिलानी पड़ेगी वो 10 ग्राम मिलानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सवाल में कह रहे हैं दो कंडक्टिंग रॉड हैं ए और बी, दोनों का लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। एक बार सीरीज में लगाया गया, ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन सीरीज है, एक कॉम्बिनेशन पैरेलल है। इन बोथ कॉम्बिनेशन टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज 3K, इसकी कंडक्टिविटी 3K है। तो ध्यान दो, अगर हम ए का रेजिस्टेंस ए मान लें, आर मान लें, तो आर की वैल्यू हो गई 1/3K L अपॉन ए। तो बताओ रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/K L/A। तो क्या ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा 3RA। तो बताओ जरा, अगर हम इसको R बोल दें तो ये 3R। तो बताओ जब ये सीरीज में है, सीरीज में हमको बताइए रेशियो निकालना हीट करंट का। तो पहले केस में हीट करंट H1, T हायर माइनस T लोअर, 100 डिग्री का डिफरेंस है, तो 100 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस सीरीज में बताओ 3R और R, सीरीज में हो गया 4R। फर्स्ट इक्वेशन। अगली बार हीट करंट S2, तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0, और ये दोनों देखो पैरेलल है। तो अगर एक हमारा 3R है और एक R है, तो पैरेलल में बताओ 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, तो ये 3R/4, R इक्विवेलेंट आ गया 3R/4। सेकेंड इक्वेशन, यही रेशियो निकालना है H1 अपॉन H2, 100 कट गया, 3/16 आंसर आ गया 3/16। ठीक है, तो ये बताओ 3/16 आया। H1 अपॉन H2, इसमें हीट करंट हमने H1 मानी थी, ध्यान देना थोड़ा, यहां H1 थी, इसमें H2 थी। लेकिन सवाल की आखिरी लाइन पढ़ो बेटा, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ हीट करंट इन पैरेलल टू सीरीज, यानी पहले हमें H2 बताना है। तो आंसर देखो H2 अपॉन H1 पूछा है, पढ़ लीजिए अच्छे से। ऊपर हमें पैरेलल वाला लिखना है, पैरेलल के केस में हीट करंट अपॉन सीरीज, तो आंसर 16/3 हो जाएगा। तो आंसर बेटा ए टिक करेंगे। जब भी ऐसे रेशियो हुआ करें तो थोड़ा चेक कर लिया करो कि क्या पूछा गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में कह रहे हैं 2 स्फीयर P एंड Q ऑफ सेम कलर हैविंग रेडियाई। तो बताओ एक है P, एक है Q, रेडियाई 4 एंड 2, तो इसकी रेडियस अगर R मान लें तो इसकी 2R। टेम्परेचर बताओ, इसका टेम्परेचर 127 डिग्री, केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 ऐड करो तो ये हुआ 400 केल्विन। इसमें बताओ 273 ऐड करो, ये हो गया 800 केल्विन। रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय P एंड Q, तो बताओ QP अपॉन QQ, ये निकालना हमको, रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड। तो ये बताओ होगा सिग्मा AE की पावर 4, ये A1 T1, सिग्मा A2 T2 की पावर 4। स्फेरिकल बॉडी है तो एरिया 4πr², तो ये आएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, T1 अपॉन T2 का पावर 4। R1 अपॉन R2 देखो 2:1, T1 अपॉन T2 देखो 400 अपॉन 800 1/2। तो बताओ भाई यहाँ पे 4/16 1/4, आंसर हो जाएगा 0.25, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एट नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इफ ए बाई मेटेलिक स्ट्रेप इज हीटेड, याद करिए जरा, बाई मेटेलिक स्ट्रेप अगर हीट करते थे, ठीक है, ये मटेरियल अल्फा 1, ये मटेरियल अल्फा 2,
दोनों का लेंथ बराबर है। देखिए मान लो अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते थे तो जो ज़्यादा एक्सपेंसिबल होता था वो कॉन्वेक्स साइड जाता था, और जो कम एक्सपेंसिबल होता था वो कॉन्केव साइड जाता था। तो ये मटेरियल अल्फा 2 वाला है और ये मटेरियल अल्फा 1 वाला है। तो जो ज़्यादा एक्सपेंसिबल होगा वो कॉन्वेक्स साइड, जो कम एक्सपेंसिबल होगा कॉन्केव साइड। तो बताओ जो बेंड हुआ है टुवर्ड्स द मेटल विद लोअर थर्मल कोफिशिएंट। राइट, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं हमसे द टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ विच इज टी रेज्ड बाय डेल्टा टी देन चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। बताओ टाइम पीरियड टी है, टेम्परेचर बढ़ा है डेल्टा टी, चेंज इन इट्स टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट एल बाई जी। दोनों तरफ लॉग ले लो तो लॉग टाइम पीरियड ये हुआ लॉग 2 पाई प्लस 1/2 लॉग एल माइनस 1/2 लॉग जी। इसको जरा डिफरेंशिएट करो तो डी टी अपॉन टी ये 0 हो जाएगा 1/2 एल डी एल। तो डी एल को लिखेंगे एल अल्फा डेल्टा टी, तो ये आया 1/2 अल्फा डेल्टा टी। तो बताओ चेंज इन टाइम पीरियड आ गया अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2 इंटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को स्मॉल टी कहा है सवाल में, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। सवाल पढ़िए, पेंडुलम क्लॉक है आयरन पेंडुलम, मेटेलिक पेंडुलम है, 1 मीटर लॉन्ग है, अल्फा आयरन का दिया गया 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, एक्सपेंसिबल मटेरियल, लेंथ राइजेज इफ टेम्परेचर राइजेज बाय 10 डिग्री देन। बताओ भाई टाइम पीरियड क्या होता है मेटेलिक पेंडुलम 2 बाई रूट एल बाई जी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, और यानी एक ऑसिलेशन का टाइम बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे क्लॉक स्लो हो गया, क्लॉक स्लो हो गया। तो एक दिन में कितना स्लो होगा ये हमसे पूछ रहे हैं, पर डे पूछ रहे हैं। तो बताओ इसका रिजल्ट लॉग लेने के बाद डी टी बाई टी बराबर अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 आता था। अगर पर डे निकालना है तो डी टी निकालना है अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, और ये टाइम एक दिन का 86,400 सेकेंड। तो ये देखो डी टी बराबर अल्फा की वैल्यू क्या 10 की पावर -5 डेल्टा थीटा, टेम्परेचर बताओ कितना चेंज हुआ 10/2 इंटू 86400। आप इसे सॉल्व करिए तो ये आएगा 4.32 सेकेंड, यानी एक दिन में क्लॉक जो है इतने सेकंड स्लो हो गई। स्लो होने का मतलब लॉस हुआ, तो लॉस 4.32 सेकंड पर डे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है। बताइए वाटर का एनोमलस बिहेवियर होता है, वाटर का एनोमलस बिहेवियर होता है, आपने पढ़ा था। वाटर जो है एनोमलस बिहेवियर शो करता है, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ 0 से 4 डिग्री में घटता है और फिर बढ़ने लगता है। ये 4 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पर उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। ये वो रेंज है जहां उसका बिहेवियर एनोमलस बिहेवियर है। और अगर डेंसिटी की बात करें तो इसका ग्राफ, डेंसिटी के लिए अगर ग्राफ बनाए तो ऐसे आता है। यहां पे दिखाते हैं हम लोग रो, इधर टेम्परेचर, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये 4 डिग्री है जहां पर डेंसिटी उसकी मैक्सिमम। तो बताइए आंसर होगा हमारा लास्ट। राइट, क्वेश्चन नंबर 12।
सवाल पढ़ो, ए वॉल इज मेड ऑफ 2 लेयर ए एंड बी। बताइए 2 लेयर है, ये मान लो ए और ये मान लो बी। थिकनेस ऑफ द 2 लेयर इज सेम, ये थिकनेस मान लो इसकी एल, इसकी भी एल, थिकनेस बराबर। मटेरियल आर डिफरेंट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी, इसका कंडक्टिविटी के, इसका कंडक्टिविटी 2k। इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड 36, यहाँ का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस। देन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट द 2 सरफेस ऑफ ए, यहाँ का टेम्परेचर T मान लो पहले, आंसर T नहीं, आंसर है 36 माइनस T पूछा है। जो पूछा है वो मैं अलग लिख दे रहा हूं ताकि गलती ना हो जाए। 36 माइनस T निकालना, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 लेयर ऑफ ए, ये पूछा है। तो जरा बताइए क्या लिखोगे आप। अच्छा बताओ इनका रेजिस्टेंस बताओ। अगर इसका रेजिस्टेंस 1/k L/A है तो इसका 1/2k L/A होगा। क्यों ना अगर हम इसको R बोल दें तो ये बताओ 2R हो गया। अगर हम इसे R कहते हैं तो ये 2R डबल लिखा है। तो सीरीज में जितना हीट करंट यहां से जाएगा उतना हीट करंट यहां पहुंचेगा। तो हम लिखेंगे 36 माइनस T अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसका R, इधर देखो T माइनस 0 अपॉन, यहां रेजिस्टेंस है 2R, तो ये होगा देखो 72 माइनस 2T बराबर T, 3T बराबर 72, T बराबर आया 24 डिग्री सेल्सियस। और अगर टेम्परेचर 24 है यहां का, तो बताओ यहां डिफरेंस कितना आएगा 12, ये आंसर राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको जरा देखिए, एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है ऐसा ही। हमसे यहां टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पूछ रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पूछ रहे हैं हमसे, एकदम इसी के जैसा ही। यहां का टेम्परेचर निकालना हमको जंक्शन का, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। 9 टाइम्स कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो 9 टाइम्स है। तो ये बताओ कंडक्टिविटी अगर K तो ये 9K, ठीक है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो बताओ भाई यार सीरीज में है दोनों, तो जितना हीट करंट यहां से जाएगा क्या उतना ही हीट करंट इसमें एंटर करेगा और उतना ही यहाँ पे लोअर एंड पर आएगा टेम्परेचर पर। तो हम लिखेंगे सीरीज में 100 माइनस T अपॉन रेजिस्टेंस 1/9K L 18 अपॉन A, T माइनस 0 1/K L की जगह 6 अपॉन A देखो कटा, K कटा, यहां क्या बच रहा 2, इधर क्या बच रहा 6, तो 2 से 6 काट दो 3, बोलो भाई 9 से 2 हुआ, 100 माइनस T अपॉन 1 बच गया और ये हो गया T/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 300 माइनस 3T बराबर T, 4T बराबर 300, T आ गया 75 डिग्री सेल्सियस आंसर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, आप लोग कर लेंगे। और इसका जो आंसर है वो 20 डिग्री सेल्सियस आएगा बेटा, ये आएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है, ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये सवाल भी बहुत आसान है। 15 नंबर कह रहे हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000 केल्विन एज 5000 एंगस्ट्रॉम, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज इन लैम्डा एम। बताओ भाई लैम्डा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट, लॉग ले लो, लॉग लैम्डा एम प्लस लॉग टी बराबर लॉग बी, डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाई लैम्डा एम डी लैम्डा एम,
1/t dt बराबर 0। तो बताओ टेम्परेचर में dt/t माइनस डी लैम्डा m बाई लैम्डा m, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये कहा गया है। तो उन्होंने साफ साफ बोल ही दिया कि इसमें इंक्रीज है तो इसमें डिक्रीज बताना है। तो यार बताओ जितना परसेंट इसका दोनों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड इसका और मैग्नीट्यूड इसका बराबर आ रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज इन लैम्डा m। तो अगर ये 10% है तो ये भी 10% होगा, बस ये माइनस ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा सवाल अभी अभी हम लोग करके गए हैं, ठीक है, ऐसा अभी सवाल करके गए हैं, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर 64:1 आएगा। ये भी हमारा स्टीफेंस लॉ पे सवाल है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर में कह रहे हैं कि इस जो वर्टिकल रॉड है इसमें कोई हीट करंट ना जाए, तो यार ये हीट स्टोन ब्रिज हो जाए, यानी टेम्परेचर ऑफ जंक्शन C और टेम्परेचर ऑफ जंक्शन D बराबर हो जाए। और बताओ ये टेम्परेचर तभी बराबर होगा जब इसका रेजिस्टेंस यानी R1/R3 इज इक्वल टू हो जाए R2/R4। तो ये बताओ 1/K1 हो जाएगा, L/A कट जाएगा, ऊपर K3 हो जाएगा, ये 1/K2 ऊपर K4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई K2 इंटू K3 K1 इंटू K4, ये आंसर हो जाएगा। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है? K2 K3 K1 K4, पहला फर्स्ट पार्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसा सवाल भी हम लोग अभी अभी करके गए। यहां जंक्शन का टेम्परेचर हमको निकालना है, तो हमने इसको थीटा मान लिया। और बताइए यहां सारी रॉड सेम लेंथ की हैं, सेम लेंथ, सेम मटेरियल, यानी कंडक्टिविटी सेम, लेंथ सेम, एरिया पढ़ो, एरिया भी लिखा होगा सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर। तो बताओ रेजिस्टेंस R बराबर 1/K L/A, लेंथ सेम, A सेम, K सेम, यानी बताओ R1 R2 R3 सब बराबर है। तीनों रॉड का रेजिस्टेंस उसको R कह दे रहा हूं। हमने मान लिया ये थीटा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यहां से हीट करंट H1, इधर से H2, इधर चला गया H3। तो इस जंक्शन पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो 90 माइनस थीटा अपॉन R, 90 माइनस थीटा अपॉन R, थीटा माइनस 0 अपॉन R। तो ये हुआ 180 बराबर 3 थीटा, थीटा आ गया 60 डिग्री सेल्सियस आंसर, राइट। 90 नंबर देखो बेटा। कह रहा वर्क डन बाई 0.1 मोल, बताओ मोल है 0.1, गैस टेम्परेचर 273 इसमें ऐड करो, 300 केल्विन में रखेंगे। टू डबल इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल किया एट कांस्टेंट प्रेशर। बताओ अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर अगर एनआरटी लगाएं तो बताओ प्रेशर कांस्टेंट तो बी प्रोपोर्शनल टी। अगर वॉल्यूम डबल तो टेम्परेचर भी डबल। तो टेम्परेचर इसका मतलब 300 से 600 केल्विन चला गया जब हमने वॉल्यूम को डबल किया। तो बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे जो dW होता है वो nRDT होता है। n बताइए नंबर ऑफ मोल्स 0.1, R की वैल्यू बताइए 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो 300 केल्विन। आंसर आएगा 60 जूल या 60 कैलोरी, क्योंकि कैलोरी में रखा हमने R को। थर्ड
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हमसे कह रहे हैं आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज ए फ्रीजर एट ए टेम्परेचर ऑफ -30 डिग्री। तो ये हमारा कोल्ड रिजर्वायर हो गया -13 डिग्री। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया T2, -30 प्लस 273 ऐड करो 260 केल्विन। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इज 5। तो ये बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 दिया है। टेम्परेचर ऑफ द एयर, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ बीटा क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर अपॉन वर्क डन। तो ये बनता था, याद करो, Q2 अपॉन ये होता था Q1 माइनस Q2। तो अगर हम पूरे में Q2 से डिवाइड करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, तो 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1। तो ये होता था T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो अब बताइए, हम लगभग आंसर के करीब आ गए। तो बीटा आ गया देखो T2 अपॉन T1 माइनस T2, बीटा 5 है। T1 जो है, T2 जो है वो कोल्ड रिजर्वायर 260, T1 निकालना है और ये 260, तो 5T1 बराबर, सब उधर ले गए, तो 6 इंटू 260, T1 बराबर 5 से काटिए 6 इंटू 52। तो ये बताओ T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 बराबर 312 केल्विन, 312 केल्विन। लेकिन हमें चाहिए डिग्री में, तो बताओ डिग्री में T1 की वैल्यू 312 में से 273 माइनस कर दीजिए 39 डिग्री सेल्सियस। आंसर 21। कह रहे हैं हीट इज सप्लाइड टू डायटोमिक गैस, गैस डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, CV 5R/2। कांस्टेंट प्रेशर है। कह रहे हैं द पार्ट ऑफ दिस हीट विच गोज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, हमको निकालना है du अपॉन dq। du होगा NCV/dt और dq होगा NCP/dt। इसका मतलब ये हुआ CV अपॉन CP। याद करो जो गामा होता है वो CP अपॉन CV होता है, तो CV अपॉन CP इज 1 अपॉन गामा। तो ये du अपॉन dq जो हो जाएगा 1 अपॉन गामा। गामा बताओ भाई, गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2/f और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो 1 प्लस 2/5 7/5। तो आंसर 5:7। राइट। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल पढ़िए। एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, बताओ गैस है मोनो एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, CV की वैल्यू है 3R/2। हमसे कह रहे हैं जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में P अपॉन V कांस्टेंट है, तो PV पावर -1 बराबर कांस्टेंट। हम इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से कंपेयर करने जा रहे हैं। तो बताओ M की वैल्यू जो है वो हो गई, बताओ -1। हमें स्पेसिफिक हीट प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी पूछा है। तो याद करो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में C प्रोसेस बराबर R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन M-1। R अपॉन गामा -1 को CV बोलते हैं, माइनस R अपॉन M-1। CV की वैल्यू जो है वो 3R/2 माइनस R अपॉन M की वैल्यू -1। तो ये हुआ 3R/2 प्लस R/2 4R/2 मतलब 2R। आंसर। ऐसा सवाल नीट में आ चुका है, 2016 या 17 में आया, देख लीजिएगा। 23 नंबर,
बताइए डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 कंपेयर करना है। ये प्रोसेस है आइसोबारिक। याद करो आइसोबारिक में जो डेल्टा U होता है वो पॉजिटिव होता है। ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, और अगर आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा U 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दो। प्रोसेस 1 को उन्होंने एडियाबैटिक कहा है, सॉरी, तो ये हमारा 3rd नंबर का है, ये 2nd का है। अब आओ ये नीचे वाले को 1 कहा है तो ये है एडियाबैटिक, और अगर एडियाबैटिक है तो डेल्टा U नेगेटिव होगा। क्यों? ये एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और मैंने आपको पढ़ाया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन is known as gas cooling. Adiabatic expansion is known as gas cooling. तो जो डेल्टा U होगा वो नेगेटिव होगा। तो इन तीनों को कंपेयर करो जरा। डेल्टा U सबसे बड़ा ये पॉजिटिव है, तो मतलब सबसे छोटा नेगेटिव है, तो डेल्टा U 3 का सबसे कम, उससे बड़ा 2 और उससे भी बड़ा 1, ये आंसर होगा। सॉरी ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तो बताओ 1 सबसे छोटा, ये 3 वाला है, और 3 सबसे बड़ा पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, हमको पीवी डायग्राम दिया गया है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो बताओ एडियाबैटिक में जो स्लोप होता है वो था माइनस गामा P बाई बी, और गामा होता है 1 + 2 बाई एफ। जिसका एफ कम उसका गामा ज़्यादा, उसका स्लोप भी ज़्यादा, और बताओ जिसका स्लोप ज़्यादा वो ग्राफ नीचे होगा। तो नीचे वाला होगा मोनो एटॉमिक, ऊपर वाला होगा डाया एटॉमिक। तो 1 नंबर डायटोमिक और 2 नंबर मोनो एटॉमिक, आंसर हो जाएगा 2nd। 25 at what temperature will the oxygen molecule have the same root mean square speed as hydrogen molecule at 200 Kelvin? बताओ भाई, O2 का मॉलिकुलर मास 32, H2 का मॉलिकुलर मास 2 लेंगे, और बताओ रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब VRMS रूट ऑफ 3RT/m होता है। तो कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर विल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो बताओ भाई, रूट के अंदर 3RT निकालना है, मॉलिकुलर मास O2 का 32, ये बताओ 3RT निकालना, T इसका दिया है कितना, ये इसका टेम्परेचर आपको दिया गया है 200, तो ये वैल्यू 200/2, तो 3R कट गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर कर दो, T/32, 200/2, यह आया 16, तो T आ गया 3200 केल्विन। आंसर 26 नंबर देखो बच्चों, ट्वेंटी में कह रहे हैं आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट I to F, यहां से यहां तक गैस जा रहा है। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, बताओ ये लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है, अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तो y प्रोपोर्शनल x यानी p प्रोपोर्शनल t, ये y प्रोपोर्शनल टू x लाइन है, तो p प्रोपोर्शनल t तभी होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये प्रोसेस वास्तव में आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में जो वर्क होगा बताओ वो 0, तो आंसर होगा 0। राइट। 27
1 mole of monoatomic gas and 1 mole of diatomic gas। और बताओ हमसे पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हमको निकालना Cp अपॉन Cv मिक्सचर का, इनको मिलाया गया है, यानी हमको गामा मिक्सचर निकालना है। तो पता तुम क्या करो, तुम पहले निकालो Cv मिक्सचर। बताओ Cv मिक्सचर क्या होता था, N1 Cv1 N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 1 मोल मोनो एटॉमिक 3R/2, N2 1 मोल 5R/2 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए भाई, तो Cv मिक्सचर 8R/2 अपॉन 2R आ गया। तो Cv मिक्सचर हमारा, Cv मिक्सचर अगर 2R आ गया, C मिक्सचर क्या होगा, R अपॉन गामा मिक्सचर -1 बराबर 2R। R से R कट गया, तो यहां से बताओ गामा मिक्सचर -1 बराबर 1/2, तो गामा मिक्सचर आ गया बेटा 3/2। तो इसका आंसर ए पार्ट 3/2। ठीक है, 3/2 आंसर है। अब देखिए भाई आगे 28, यहां से क्वेश्चन वेव मोशन के पहला सवाल बीट्स का है। देयर आर 3 सोर्स ऑफ साउंड इक्वल इंटेंसिटी विद फ्रीक्वेंसी 400 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 401 402। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। बताओ भाई, पहले 400 और 401 में बताओ एफ बीट 1 आ रहा है, यानी अगर इन दो को हम एक साथ साउंड करें तो हमको लाउडनेस एक बार सुनाई दिया, और वो लाउडनेस मान लो t बराबर 0 पर है। 1 सेकंड में हमको कितने बार मैक्सिमम लाउडनेस मिलेगा, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो इन दो को किया तो एक बार, 401 और 402 को किया, इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो इन दो को साउंड किया तो हमें t बराबर 0 पर एक बार लाउडनेस मिलेगा। और जब हमने 400 और 402 को किया तो एफ बीट बताओ 2 हो गया। तो 1 सेकंड में 2 बार लाउडनेस, एक बार t बराबर 0 और एक बार t बराबर 0.5। तो जरा बताइए पूरे 1 सेकंड में मैक्सिमम लाउडनेस कितनी बार, एक बताओ ये है और एक ये है, तो बताइए 2 हमारा लाउडनेस होगा पर सेकंड, दैट इज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। राइट, 29। जो रोप है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म अगर रोप है तो बताइए लोअर एंड से एच हाइट पर यहां जो टेंशन होगा वो इतने मास की वजह से होगा जो एच हाइट का मास है। तो म्यू इंटू एच लेंथ, ये हो गया मास, इंटू जी। ठीक है, ये हुआ टेंशन। अब बताओ यहां पे अगर स्पीड निकालें तो रूट के अंदर टी बाई म्यू, तो स्पीड का फॉर्मूला, तो जो स्पीड का रिजल्ट आ रहा है वो रूट के अंदर म्यू एच जी अपॉन म्यू, म्यू कट गया, ये हुआ रूट एच जी, स्क्वायर कर दो तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एच। तो ये बताओ वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला। थर्ड आंसर। 30 नंबर देखो, द इक्वेशन ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी ऑफ वेव। बहुत ही आसान, मैंने क्या बोला था, वेव वेलोसिटी, वेव स्पीड। कोई भी प्रोग्रेसिव वेव कैसे पहचानती, प्रोग्रेसिव वेव एक्स और टी के बीच में प्लस माइनस का साइन, अगर माइनस है तो वेव राइट जा रहा है, प्लस होता तो लेफ्ट।
और वेव स्पीड होता था, याद करो, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टी जो है वो 100 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1/10, तो ये हो जाएगा 1000 31। current transverse wave propagate in a medium with a velocity of 1450 meter per second. The distance between the nearest point at which the oscillation of the particle carried in opposite phase pi is 0.1। बताओ अपोजिट फेज में दो पार्टिकल कब होते हैं? जब उनके बीच का गैप λ/2। सेम फेज में होते हैं जब गैप लैम्डा, तो ये λ/2 0.1, लैम्डा हो गया 0.2 मीटर। क्या निकालना हमको? फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड अपॉन लैम्डा, और वेव स्पीड दी गई है, देखो ये 1450 अपॉन 0.2। तो यहां से बताओ, सॉल्व करो जरा, तो ये 1450/2 7250, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। 32 देखिए, कह रहा मैंने साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज passes through a medium, maximum displacement of particle of medium is this। ए एम्पलीट्यूड हो गया ये 0.1, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो बताओ पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, तो ये हो गया 0.1 और ओमेगा बताओ कितना? ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, ओमेगा हो गया 2πf और एफ दिया 300 हर्ट्ज। पढ़ लो सवाल। तो ये बताओ 600 पाई इंटू 0.1, आंसर 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर होगा ए। 33 सवाल में कह रहे हैं टू वेव आर रिप्रेजेंटेड एज। बताओ, एक की इक्वेशन ये है, दूसरे की इक्वेशन ये है, तो जो y2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो बताओ इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, ये 30 है, ये 90 है, तो जो डेल्टा फाई होगा वो आएगा 60 डिग्री π/3। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब इन दो का सुपरपोजिशन होगा, तो बताओ AR स्क्वायर, A1 स्क्वायर, A1 A है, A2 भी देखो A है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, AR स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AA cos 60 हाफ होता है, 2 कट गया, तो ये हो गया 3A स्क्वायर। तो AR की वैल्यू हो गई √3A आंसर। 33 के बाद आगे देखते हैं 34। में कह रहा था इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये हमको देखो एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी गई। याद करो स्टैंडिंग वेव का स्टैंडर्ड फॉर्म 2A साइन kx cos ओमेगा टी लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। बताओ लूप्स बनते हैं स्टैंडिंग वेव में, तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। तो जो k है, k की जगह पे यहां क्या लिखा है? π/4। ये होता 2π/λ, π/4, पाई ने पाई को काटा, λ8, लेकिन हमें λ/2 चाहिए, तो आंसर होगा 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। अब देखिए भाई 35 सवाल पढ़िए। ए पाइप ओपन एट बोथ एंड प्रोड्यूसेज ए नोड विथ फ्रीक्वेंसी f1।
ओपन एंड का पाइप है By2L। When the pipe is kept with 3/4 of length in water, 3/4 में वाटर भर दिया, तो बताओ वही एंड यहां तक वाटर भर दिया, 3/4 में वाटर भर दिया अगर, तो ये एंड अब क्लोज्ड एंड की तरह यूज होगा, और जो हार्मोनिक बनेगा वो बताओ केवल L/4 में बनेगा। तो बताइए जरा, अब हमसे कह रहे हैं कि नई फ्रीक्वेंसी F2 बराबर बताओ फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी V/4L और लेंथ जो है वो L/4। हम लोग हमेशा वो लेंथ लेंगे जो एयर कॉलम की लेंथ होगी। ये देखो 4 से 4 कट गया, V/L इसका डबल है ये 2F1। तो हमसे पूछा F1/F2, 1/2 आ रहा है आंसर 36। बढ़िया सवाल है। यहां से साउंड जा रहा है, साउंड इधर से जाएगा और एक साउंड सीधा जाएगा। हम जो सवाल कर रहे हैं, इफ द मैक्सिमम साउंड इज हियर्ड एट द अदर एंड, यहां पर लाउडनेस है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसका ये मतलब हुआ कि यहां से जाने वाला साउंड और ये स्ट्रेट जाने वाला साउंड का सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव। तो पहले एक काम करो, इनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। तो ये रास्ता देखो कवर किया πr, ये कितना कवर किया 2r। तो बताओ पाथ डिफरेंस हुआ πr में से 2r घटा दो, r बाहर ले लो, π-2, और यहां पे r की वैल्यू दी गई है सवाल में, देखो ये 2 मीटर है डायमीटर, तो r हो गया 1, तो π-2 मीटर ये आ गया पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस की वजह से जरा फेज डिफरेंस निकालो, तो डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये आ रहा है हमारा फेज डिफरेंस, राइट। और बताओ अगर ये फेज डिफरेंस आ गया, फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है, तो हमसे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव बताइए। तो ये फेज डिफरेंस बताओ भाई किसके बराबर होना चाहिए, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो 2π के बराबर होना चाहिए। तो 2π से 2π गया, तो ये देखो π-2 बराबर लैम्डा, तो ये 3.14 रख दो, तो 1.14 आ गया लैम्डा, और लैम्डा आ गया। फ्रीक्वेंसी दी गई है तो वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी है 250, 1.14, तो 11.4 इंटू 25, आंसर आ रहा 285, आंसर फर्स्ट देख लीजिए 285। क्वेश्चन नंबर 37। एक बार बताइए, हम यहां से कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करें, ये जो वेव ऊपर जाएगा मीडियम में, बताओ मीडियम बदल भी जाए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो यहां फ्रीक्वेंसी और यहां फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, तो बताओ हम लोअर एंड पर फ्रीक्वेंसी और टॉप एंड पर फ्रीक्वेंसी बराबर, यहां फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा V/λ V1/λ1, ये होगा V2/λ2, और V1 होगा √T/μ। तो ये बताओ √T1/λ1 लोअर एंड पर वेवलेंथ कितनी दी गई है 0.08, और ये हो जाएगा रूट टेंशन टॉप पर यहां पर, और λ2 हमें निकालना है। यहां का टेंशन बताओ 5G होगा, और यहां का टेंशन बताओ बेटा 20G होगा। तो ये हुआ रूट के अंदर 5G/0.08, और T2 की जगह हम रखेंगे 20G/λ, ये हमको निकालना है। तो एक काटिए, √4 बचेगा, 2 बचा, λ2 की वैल्यू 0.08 इंटू 2, ये 0.16 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। सवाल पढ़ लो बेटा। हमसे कह रहे हैं ए 110 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर
is to be divided into 3 segments by 2 bridges. The ratio of frequency of 3 segments is 1 to 3. The position of the bridges. बताओ भाई, ऐसी कुछ बात है, हमने यहाँ ब्रिज लगाए हैं ऐसे, तो यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 1:2:3 में है। तो अगर ये लेंथ हम L1 मान लें, ये लेंथ L2 मान लें, ये लेंथ L3 मान लें, तो बताइए भाई इसके फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो F होगी, F बराबर V/2L1। तो L1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, V/2F। चलो इधर आओ, 2F बराबर V/2L2। L2 की वैल्यू आ गई V/4F। इधर देखो 3F बराबर V/2L3। L3 की वैल्यू आ गई V/6F। और अब बताओ L1 प्लस L2 प्लस L3 मिलकर के 110। तो ये बताओ V/2F, V/4F, V/6F मिलकर के 110। एलसीएम ले लो, 12F। 12F हो गया। तो ये देखो 6B, 3B, 2B 110। तो V/F बराबर आ गया 120। यहां रख दो। तो L1 आ गया 60 सेंटीमीटर, L2 आ गया 30 सेंटीमीटर, L3 आ गया है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इन ब्रिजेस की लोकेशन, एक तरफ से पहला ब्रिज है 60 पर और दूसरा ब्रिज दूसरे तरफ से है हमारा L3 20 सेंटीमीटर। तो बताओ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। 39 नंबर, बहुत ही आसान सवाल। पढ़िए, एन ऑर्गन बाई P1 क्लोज्ड एट वन एंड वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट हार्मोनिक। बताओ एक एंड पे क्लोज्ड है, तो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी V/4L1। अनदर वाइब ओपन एट बोथ एंड वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक 3V/2L2 आर इन रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉर, तो इनकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी के बराबर। रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है, तो ये साउंड की वेलोसिटी कट गई, तो हमको L1/L2 चाहिए। तो L1/L2, इस L1 को इधर भेज दो, इधर लाओ 2/12 1/6 हमारा आंसर होगा 40 नंबर। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास N2 का 28, हीलियम के लिए हम लोग 4 लेंगे। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन, साउंड की स्पीड होती है रूट के अंदर γ/RT/m। तो बताओ नाइट्रोजन में जो स्पीड है N2, वो बताओ रूट के अंदर गामा डायटोमिक है, तो गामा डाया का 1 + 2/5 7/5, और गामा हीलियम का 1 + 2/3 5/3। तो ये बताओ रूट के अंदर γ/RT/m 7/5 RT/N2 28, और हीलियम के लिए हो जाएगा रूट के अंदर गामा 5/3 RT/M4। दोनों को डिवाइड करो, फाइव बाई 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। 7 4 28, 28 कट गया, √3/5, ये हमारा आंसर। #41 देखो बेटा भाई,
यहां से हम लोग बात कर रहे थे, ए ट्यूनिंग फॉर्क अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद ट्यूनिंग फॉर्क और 288 साइकिल पर सेकेंड। तो बताओ, एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है और 288 के साथ बीट्स आ रहे हैं 4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क 288 डिफरेंस 4 या 288 माइनस ट्यूनिंग फॉर्क बराबर 4। कह रहे हैं लिटिल बैक्स प्लेस्ड ऑन द अननोन फॉर्क। अगर हम इस पे बैक्सिंग करते हैं तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कुछ कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं अब जो बीट्स मिल रहे हैं वो 2 बीट्स मिल रहे हैं। कितना? 2। तो अगर इसमें बैक्सिंग होगी तो ये कम हो जाएगा, तो डिफरेंस 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ये कम होगा तभी ये डिफरेंस 4 से कम आएगा। तो आंसर ये होगा। तो उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बिफोर बैक्सिंग 288 प्लस 4 होगा, ये रिजेक्ट। आंसर होगा 292 हर्ट्ज, राइट। तो आंसर हो जाएगा 292। 42 नंबर देखिए भाई। 42 में कह रहे हैं ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज मेक्स 5 बीट्स पर सेकेंड विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए पियानो। बताओ भाई, तो पियानो की जो फ्रीक्वेंसी है मान लो वो एफ है, एफ माइनस 256 या तो 5 है या 256 माइनस एफ बराबर 5 है। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज इंक्रीज। अगर टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर जो बीट्स आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। तो देखो ये बढ़ेगा तभी ये डिफरेंस 5 से कम आएगा। तो ये सही होगा, ये नहीं होगा। तो f की वैल्यू आ गई 256 माइनस 5। तो आंसर हमारा 3rd, राइट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। नंबर में हमसे कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स। ये हमारा एक स्टेशनरी सोर्स है और ये एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद वेलोसिटी 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर, इसको हम लोग पॉजिटिव मानते थे। कह रहे हैं व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश बराबर एफ नॉट वी माइनस वी नॉट ऑब्जर्वर, तो माइनस वी बाई 5 अपॉन वी माइनस वी सोर्स, और वी सोर्स है रेस्ट। तो ये देखो एफ डैश की वैल्यू आ गई एफ नॉट टाइम्स, ये बताओ 6v बाई 5 है, तो ये बताओ 6v बाई 5, बी कट जाएगा, बी कट गया। तो ये आया हमारा एफ नॉट प्लस एफ नॉट बाई 5, यानी एफ नॉट में एफ नॉट बाई 5 बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। 44 नंबर देखिए भाई, कह रहे हैं इफ द टेंशन एंड डायमीटर ऑफ ए सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n आर डबल्ड एंड डेंसिटी इज हाफ देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2l होगा, तो ये हो जाएगा रूट टी बाई म्यू की जगह रो एस, और ये 1/2l, एफ बराबर 1/2l रूट के अंदर टी बाई रो एस। देखो क्या क्या डबल किया है, टेंशन डबल, डायमीटर डबल करा है, और हमसे कह रहे हैं डेंसिटी को आधा करा है। टेंशन डबल, तो देखो भाई डेंसिटी को हाफ किया है तो 2l, टेंशन डबल, डेंसिटी आधा रो बाई 2, और डायमीटर डबल, तो एरिया हो गया 4 टाइम्स। तो ये देखो 2 से 2 कटा, ये पूरा कट गया, आंसर एफ ही आ गया। यानी नई फ्रीक्वेंसी पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी। 45 नंबर,
सवाल में कह रहे हैं वेव दैट कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कौन सी वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं? तो बताओ, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा उसे हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो वेव प्रोपगेशन है वो बताइए वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में है। अगर वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते तो हम उसको पोलराइज कर सकते थे। तो आंसर लास्ट होगा, लाइट वेव इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, इन सब को पोलराइज करा जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कराया जा सकता है। तो आज यहीं रोकते हैं।